आज बहुत भूख लगी है। इस जंगल के पक्षी बहुत लापरवाह हैं। आज मैं किसी के घोंसले पर हमला करूंगा और दावत उड़ाऊंगा। बांस की परछाई जैसे ही जमीन पर पड़ी, छोटे पक्षियों में भगदड़ मच गई। सभी पक्षी डरे हुए थे। टुन्नू चिरा और कबूतर कांप रहे थे। भाइयों, वो बाज बहुत खतरनाक है। वो दूर से ही हमारे घोंसले देख लेता है। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम बाज से नहीं लड़ सकते। हमें छिपना होगा। लेकिन छिपे कहाँ? वो तो पेड़ के पत्तों के बीच भी देख लेता है। रानो चिड़िया बहुत सोच विचार कर रही थी। उसने टुन्नू को हिम्मत दी। शांत हो जाइए टुन्नू जी, डरने से समस्या हल नहीं होगी। हर शिकारी की एक ताकत होती है, तो एक कमजोरी भी। बाज की ताकत उसकी नजर है, लेकिन वो तभी हमें पकड़ सकता है जब हम उसकी नजरों के सामने आए। ताकत से हम उसे हरा नहीं सकते, इसलिए हमें दिमाग के दांव पेच लड़ाने होंगे। अगर हम कुछ ऐसा करें कि बाज के सामने होते हुए भी हम उसे अदृश्य लगे, तो वो चाहकर भी हमारा शिकार नहीं कर पाएगा। हमें गायब होने का जादू नहीं, बल्कि छिपने की कला सीखनी होगी। अदृश्य? लेकिन रानो, गायब होने का जादू तो हमें नहीं आता। ये जादू नहीं टुन्नू जी, ये मेरी कारीगरी और कुदरत के रंगों का मेल होगा। हम सूखी घास और तिनकों को छोड़कर बड़े बड़े हरे पत्तों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें मकड़ी के जालों से इस तरह सिलेंगे कि हमारा घर पेड़ की टहनी का ही एक हिस्सा लगे। जब घर का रंग और पेड़ का रंग एक जैसा होगा, तो ऊपर से उड़ते बाज को केवल हरियाली दिखेगी, हमारा आशियाना नहीं। हमें अपनी सुरक्षा के लिए दर्जी बनना होगा। रानो और टुन्नू ने मकड़ी के जाले और बड़े हरे पत्ते जमा किए। वे बहुत मेहनत कर रहे थे। माँ, हम ये हरे पत्ते क्यों जमा कर रहे हैं? सूखी घास का घर तो ज्यादा गर्म होता है। बेटा, सूखी घास का घर दूर से पीला दिखता है और बाज की नजरों में आ जाता है। ये हरा घर हमारी जान बचाएगा। कालू कौवा अपने काले रंग के घोंसले में मजे से बैठा था। वो रानो को मेहनत करते देख हंस रहा था। अरे रानो बहन, क्यों बेकार में दर्जी बनी हुई हो? बाज आएगा तो ये पत्तों का घर एक पंजे में फंस जाएगा। देखो, मेरा घर मजबूत लकड़ियों से बना है। कालू भाई, घर मजबूत होने से ज्यादा सुरक्षित होना जरूरी है। आप भी सावधान रहिए, आपका काला घर दूर से दिखता है। मुझे ज्ञान मत दो, मैं कौवा हूँ। बाज मुझसे डरता है। रानो ने कमाल की कारीगरी दिखाई। उसने पत्तों को आपस में सिलकर एक थैली जैसा घर बनाया, जो बिल्कुल पेड़ के पत्तों जैसा लग रहा था। ये कैम्फ्लॉस था। वाह रानो, अगर मैं ध्यान से न देखूं, तो मुझे भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ हमारा घर है। हम पत्तों में गायब हो गए हैं। शेरू बाज शिकार पर निकला। उसकी नजरें लेजर की तरह जंगल को स्कैन कर रही थी। आज कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? सब कहाँ छिप गए? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी उसकी नजर सूखे पेड़ पर बने कालू के काले घोंसले पर पड़ी, जो अलग से चमक रहा था। बाज तेजी से कालू के घोंसले की तरफ झपटा। कालू और गोरी डर के मारे कांपने लगे। अरे बाप रे, बाज आ गया। गोरी, हम मारे गए। तो यहाँ छिपे हो तुम लोग? आज मेरा नाश्ता तुम ही बनोगे। अपनी जान बचाने के लिए कालू ने धोखे का सहारा लिया। उसने बाज का ध्यान भटकाने की कोशिश की। बाज महाराज, हमें मत खाइए, हम तो कड़वे हैं। देखिए, वो सामने वाले पेड़ पर रानो चिड़िया के ताजे और मोटे बच्चे हैं। उसने बहुत बड़ा घर बनाया है, आप वहाँ जाइए। हाँ महाराज, रानो का घर उस घने पेड़ पर है, हमें छोड़ दीजिए। बाज लालच में आ गया और रानो के पेड़ की तरफ मुड़ा। बाज रानो के पेड़ के पास आ चुका था। घर के अंदर रानो, टुन्नू और बच्चे एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। बाहर से बाज के पंखों की तेज हवा अंदर महसूस हो रही थी। फड़फड़ फड़फड़। डर के मारे रानो के बेटे कुकू को छींक आने वाली थी। उसकी नाक फड़क रही थी। अगर वो छींक देता तो बाज उन्हें पकड़ लेता। छी! रानो ने बिजली की रफ्तार से अपना पंख कुकू के मुंह पर रख दिया और उसे कसकर भींच लिया। श्श, बिल्कुल चुप। मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी है, सांस भी मत लेना।
बाज की पीली आंख घर की पत्तों वाली दीवार के ठीक बाहर से झांक रही थी। रानो और बच्चों के दिल की धड़कनें धुक धुक कर रही थी। ये जिंदगी और मौत का खेल था। कहाँ है घर? यहाँ तो सिर्फ पत्ते हैं। उस कौवे ने मुझसे झूठ बोला। यहाँ कोई घोंसला नहीं है। रानो की होशियारी जीत गई थी। बाज को घर दिखाई ही नहीं दिया। गुस्से में आग बबूला होकर बाज वापस कालू के पास लौटा। धोखेबाज कौवे, तुमने मेरा समय बर्बाद किया। वहाँ कोई घर नहीं था। अब मैं तुम्हारा घर नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, सच में वहाँ घर था। मुझे नहीं पता वो गायब कैसे हो गया। बाज ने एक ही झटके में कालू का लकड़ी वाला घर तोड़ दिया। कालू और गोरी गिरते पड़ते जान बचाकर झाड़ियों में भागे। बाज के जाने के बाद कालू कौवा और गोरी बेघर हो गए थे। कालू ने सोचा कि वो भी रानो जैसा अदृश्य घर बनाएगा। वो बड़े बड़े केले के पत्ते लेकर आया और उन्हें कीचड़ से चिपकाने लगा। अरे, ये पत्ता चिपक क्यों नहीं रहा? रानो ने पता नहीं कौन सा गोंद लगाया था। देखिए जी, आपसे ये नहीं होगा। रानो ने सिलाई की थी और आप लिपाई पुताई कर रहे हैं। हम कौवे हैं, दर्जी नहीं। दूसरी तरफ बाज जा चुका था। रानो, टुन्नू और बच्चे सुरक्षित थे। रानो, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज हमारे पूरे परिवार को बचा लिया। कालू ने हमें मरवाने की कोशिश की, लेकिन उसका ही घर टूट गया। देखा बच्चों, आज हमने क्या सीखा? जब संकट पहाड़ जैसा बड़ा हो तो शरीर की ताकत जवाब दे जाती है, लेकिन दिमाग की ताकत बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल सकती है। हमने अपनी बुद्धिमानी से बाज को मात दी। और कालू भाई का हाल देखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक ना एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। ईमानदारी और अत्ल, यही जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। अब चैन से सो जाओ, हम सुरक्षित हैं। रानो का परिवार अपने अदृश्य हरे घर में चैन की नींद सोया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमानी सबसे बड़ा हथियार है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है। जंगल में रक्षाबंधन की सुबह थी। हर ओर पेड़ों पर रंग बिरंगी रिबन और फूल सजे थे। पक्षी अपने भाई बहनों के लिए मिठाइयाँ और राखियाँ तैयार कर रहे थे। लेकिन एक कोने में रानो चिड़िया चुपचाप अपने घोंसले में बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। हर साल भाई आता था, लेकिन इस बार वो बहुत दूर चला गया है। पता नहीं इस राखी पर मेरा कोई है भी या नहीं। वो पुराने डिब्बे में से एक पुरानी राखी निकालती है। ये वही राखी है जो मैंने बचपन में अपने भाई राजू को बांधी थी। आज भी वैसी ही चमकती है। उसी समय पास के पेड़ से कालू कौवा और गोरी कुवी उड़ते हुए आए। साथ में हरियाली तोती भी आ जाती है। ओ रानो, इस बार राखी किसे बांधोगी? हवा को या पेड़ की टहनी को? मजाक उड़ाना आसान होता है कालू, लेकिन राखी सिर्फ बांधने की चीज नहीं होती, वो दिल से जुड़ी होती है। सुनो सुनो हरियाली, इस बार भी रानो अकेली है। कहती है भाई दूर है, लेकिन हमें तो लगता है कोई है ही नहीं। आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: संजना, संतोष, रुचिता, मुना थापा, रामदेव प्रजापत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेज। लेकिन हमें तो लगता है कोई है ही नहीं। अरे बहन, मैंने तो सुना है कि उसका भाई है भी या नहीं ये भी तय नहीं है। किसी ने आज तक देखा तक नहीं है उसके घर आते हुए। पिछले साल भी यही कहा था, भाई दूर चला गया है, और देखो ना, चिट्ठी तक नहीं आई आज तक। हाँ, और जब पिछली बार मिठाई बांटी थी ना, तो कह रही थी कि भाई ने भेजी है, लेकिन मिठाई पे तो रेट भी छपा था बबलू हलवाई की दुकान की। भाई ने भेजी होती तो किसी और गांव का पता न छपा होता। बिल्कुल, और वो राखी जो हाथ में लेके बैठी है, वो भी इतनी पुरानी लगती है जैसे किसी पुराने डिब्बे से निकाल के रंग पोत दी हो। राखी बांटने से पहले इतना दुखी चेहरा बनाना कोई रानो से सीखे। हाय हाय, हर त्योहार पे यही रोना धोना। अब हम भी इमोशनल नहीं होते। और क्या, एक तो ना कोई फैशन सेंस, ना कोई स्टाइल, बाल भी हमेशा उलझे रहते हैं। लगता है जैसे राखी नहीं कोई शाद मना रही हो। सही कहा। और ये तुम्हारा पड़ोसी मिट्ठू भी ना बस इसी का साथ देता है।
हर बात में ढाढ़स बंद आता है। कहीं पुराना कोई सीन वीन तो नहीं? अरे गोरी, तू भी ना अब इतनी अकेली चिड़िया है तो कोई तो साथ देगा, वरना राखी के दिन भी अंधेरा ही रहता है इसके घोंसले में। आप लोग मेरे बारे में जो चाहे कहें, मैं आपको रोक नहीं सकती, लेकिन मेरा भाई मेरे दिल के बहुत करीब है। उसने मुझे बचपन में अपने हिस्से की दाल खिलाई थी, मेरे टूटे पंख पर मरहम लगाया था, और जब मुझे डर लगता था तो वो सीना तान के मेरे आगे खड़ा हो जाता था। भले ही आज वो दूर है, लेकिन मेरा प्यार, मेरी राखी और मेरी दुआएं हर साल उसके पास पहुंचती हैं। हो सकता है वो अभी जवाब ना दे पाए, लेकिन बहन के दिल को जवाब की जरूरत नहीं होती। उसे यकीन होता है कि उसका भाई जहाँ भी होगा उसे याद करता होगा। रानू की आंखों में आंसू थे। वो सब रानू को दुखी करके वहाँ से चले जाते हैं और रानू नदी किनारे पानी भरने चली जाती हैं। तभी लाल रंग का प्यारा तोता पेड़ पर उतरा और रानू के पास आता है। रानू, मैं जानता हूँ आज का दिन तुम्हारे लिए कितना खास है। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी राखी की कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ, एक बार एक बहन ने अपने भाई को राखी भेजी थी, लेकिन वो रास्ते में खो गई। फिर भी उस भाई ने उस दिन बिना राखी के भी बहन की रक्षा का वादा किया। सच में? शायद मेरा भाई भी मेरे लिए आज यही सोच रहा होगा। वही दूसरी तरफ हरियाली और गोरी के घर में रानू के मजाक बना रहे होते हैं। गौरी, ये तोता ना बड़ा भावुक बनता है, हर बात में दिमाग नहीं दिल से सोचता है। और ये रानू, पता नहीं क्यों सब उससे इतनी सहानुभूति रखते हैं। अकेली है तो क्या हुआ, थोड़ा स्टाइल में जीना भी सीख ले। हाय राम, राखी पर भी ड्रामा। अचानक हल्की बारिश होने लगी। रानू पानी लेकर जल्दी घर पहुंचती हैं। हे भगवान, आप मेरे भाई को जहां भी रखें खुश रखें, और अगर वो मुझे याद करता है तो कोई एक छोटा संकेत जरूर भेजिए। तभी पास से एक हवा में उड़ती चिट्ठी आती है। उसमें लिखा है, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ रानू। ये तो मेरे भाई की लिखावट है। राजू, आपने मेरी बात सुन ली। हरियाली और गोरी चुपचाप ये सब अपनी डाल से देखती हैं। हाँ हरियाली, लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। हाँ गोरी, रानू तो सच में बहुत भावुक और सच्ची बहन है। गोरी कौवी और हरियाली तोती थोड़ी देर दूर से खड़ी सब कुछ देख रही थी। रानू के चेहरे पर सच्चा प्यार और नम आंखें देखकर उनके दिल में कुछ चुभा। अब वे धीरे धीरे शर्मिंदा होकर रानू के पास आईं। रानू, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। हमने आपका मजाक उड़ाया, बिना सोचे समझे बातें की। हमें नहीं पता था कि आपका रिश्ता अपने भाई से इतना सच्चा, इतना प्यारा है। रानू, हमें लगा था कि आप बस दिखावा कर रही हैं, लेकिन आज समझ में आया कि आप दिल से राखी मनाती हैं और आपका भाई चाहे दूर हो, लेकिन अब समझ आया कि आप जैसी बहन सबको नहीं मिलती। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें माफ कर दीजिए। आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। हम सब कभी कभी बिना समझे दूसरों को परख लेते हैं। कोई बात नहीं, रक्षाबंधन माफ करने का भी त्योहार है। आप वाकई बहुत प्यारी बहन है रानू, और बहुत हिम्मती भी। भाई अगर साथ न हो तो बहन को और मजबूत बनना पड़ता है, लेकिन जब कोई उसके प्यार को समझे तो दिल हल्का हो जाता है। तभी लाल तोता वहाँ मिठाई लेकर आता है। चलो आप सब मिलकर मिठाई खाएं। आज का दिन प्यार और रिश्तों का है। रानू ने उस दिन सबको सिखाया कि रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का दिन नहीं, बल्कि प्यार, याद, विश्वास और माफी का पर्व है। उसने अपने भाई को याद करके एक अदृश्य धागे से उसे बांध लिया और उसके आंसुओं ने रिश्ता और मजबूत बना दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा रिश्ता दिखावटी चीजों का मोहताज नहीं होता। अगर दिल से याद किया जाए तो दूर बैठा भाई भी पास महसूस होता है, और जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं उन्हें कभी न कभी अपने शब्दों का पछतावा जरूर होता। कश्मीर के जंगल में दो जिगरी दोस्त रहा करते थे, जिनका नाम टुन्नू चिड़ा और कालू कौवा था। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। टुन्नू चिड़ा और कालू कौवा एक ही खेत में काम करते थे। टुन्नू चिड़ा बहुत मेहनती था और कालू कौवा कामचोर था। टुन्नू खेतों में काम करता था और कालू कभी दोस्तों के साथ खेलता तो कभी नदी के किनारे बैठा सो जाता। शाम होते ही उसकी नींद खुल जाया करती। अरे अब सेठ आने ही वाला होगा, जल्दी से मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। ऐसा लगेगा जैसे मैंने ही सारी मेहनत की है खेतों में।
इस तरह से हर रोज वो अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर खेत में चला जाता था और वहाँ देखता है कि टुन्नू उसके हिस्से का काम भी कर चुका था। अरे यार टुन्नू, तुम तो मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हो, तुमने मेरे हिस्से का काम भी पूरा कर दिया। कालू, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो वो काम अधूरा रह जाएगा और फिर मालिक तुम्हें पकड़ेगा और तुम्हें काम से निकाल देगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कालू, है ऊपर वाले, मेरा दोस्त कितना बेवकूफ है। ऐसा बेवकूफ दोस्त मुझे ही मिला क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा है। तभी वहाँ हरिया सेठ आ जाता है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। यह तो मेरा कर्तव्य है मालिक। देखा टुन्नू, तुम्हारा दोस्त कालू कितनी अच्छी बातें करता है। मैं आज तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो तुम दोनों की मजदूरी। हरिया सेठ उन दोनों को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। देखा टुन्नू, तुम्हें भी मेरी तरह चालाक होना होगा। काम काज किए बिना दिहाड़ी कैसे वसूली जाए, ये मुझसे सीखो। मैं अच्छा दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। कालू, ज्यादा चालाक होना अच्छी बात नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मैं चालाक होकर क्या करूँगा भाई, मैं मूर्ख ही ठीक हूँ। टुन्नू और कालू दोनों शादीशुदा थे। टुन्नू की पत्नी रानो चिड़िया और कालू की पत्नी गोरी कौवी थी। सब काम खत्म करने के बाद टुन्नू अपनी पत्नी रानो के साथ बैठ जाता है। सुनो टुन्नू जी, आपको हो क्या गया है? आपका दोस्त आपको हमेशा बेवकूफ बनाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप बेवकूफ हो। आप अपने मालिक को क्यों नहीं बताते? बताओ मुझे। देखो रानो, तुम नहीं जानती हो मेरा बचपन कैसे बीता है। कालू के माँ बाप नहीं होते तो मैं भूखा मर जाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके माता पिता के कारण ही हूँ। मैं कालू के माता पिता के कारण ही कालू की सारी गलतियाँ माफ कर देता हूँ और उसके हर गलत काम पर पर्दा डालता हूँ ताकि उसको कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन टुन्नू जी, आप ही सारा दिन खेत में सारा काम करते हो। आपने तो उस कालू कौवे को तो आलसी बना दिया है। अरे रानो, समझेगा एक दिन, कालू खुद ही समझेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इधर कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ बैठकर टुन्नू चिढ़ा के बारे में बातें करता है। सुनो गोरी, वो टुन्नू है ना, बेकार में ही सारा दिन खेत में मेहनत करता है। मैंने कहा उसे कि मेरी तरह चालाक बनो, पर वो तो मेरी बात मानता ही नहीं। कालू जी, अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो आप उसे बताते ही क्यों हो? वो मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन से ही मेरे माता पिता ने उसे मेरे भाई की तरह रखा है। अब बताओ मैं क्या करूं? टुन्नू चिढ़ा का सीधापन कालू के लिए बेवकूफी थी, लेकिन टुन्नू अपनी ईमानदारी के साथ ही जीता था। एक दिन कालू और टुन्नू जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी टुन्नू चिढ़ा की नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है। साधु बाबा अपनी तपस्या में मग्न थे। तभी टुन्नू को वहाँ एक सांप दिखाई देता है। अरे यार कालू, वो देख सांप। तो हम क्या करें उस सांप का? कालू, हमें कैसे भी करके उस साधु बाबा को बचाना होगा, वरना वो सांप उन्हें काट लेगा। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा अपने सिर से गमछा निकालकर उस सांप को पकड़ लेता है और उस सांप को गमछे में दबाकर बोलता है, कालू, मैं इस सांप को जल्दी से कहीं दूर छोड़ कर आता हूँ। ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूँगा। टुन्नू चिढ़ा गमछे में सांप को लपेटकर दूर जंगल लेकर चला जाता है और इधर साधु बाबा की आंखें खुलती हैं और उनके सामने कालू खड़ा होता है। कौवे, क्या हुआ यहाँ पर? क्या चल रहा है? बताओ मुझे। तभी कालू अपने मन में सोचता है, टुन्नू यहाँ पर नहीं है। मैं साधु बाबा से बोल देता हूँ कि मैंने ही उस सांप को पकड़ा है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। अरे साधु बाबा, आप तपस्या में लीन थे, सांप आपको काटने ही वाला था। मैंने उस सांप को पकड़ा और मेरा जो दोस्त टुन्नू है वो उसे जंगल में छोड़ने गया है। तभी उसका दोस्त टुन्नू चिढ़ा भी वहाँ आ जाता है। यह कौवा बहुत झूठ बोलता है। मैं इसके मन को बाहर से ही पढ़ सकता हूँ। सांप को तो इसके दोस्त ने पकड़ा है, किंतु इसके मन में क्या है बोल नहीं पा रहा है। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे वाह, तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। तुम दोनों ने मुझे बड़े संकट से बचाया है, इसलिए मैं तुम दोनों को एक एक वरदान दूंगा। और पहला वरदान है, तुम दोनों में से किसी एक को मैं एक पेड़ देना चाहूंगा। उस पेड़ को तुम्हें मिट्टी और जल अर्पण करके बड़े प्यार से बड़ा करना होगा। वो पेड़ तुम्हारी मेहनत का तुम्हें फल देगा। और दूसरा वरदान क्या है बाबा?
और दूसरा वरदान है पैसों से बना हुआ घर, जिस घर में सिर्फ पैसा सोना चांदी होगा। बोलो तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, पैसों से बना घर या पैसे देने वाला पेड़? बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बाबा आप मुझे पेड़ दे दीजिए, मैं उसे पानी देकर अपने हाथों से सींचूंगा और जब वो बड़ा होगा तो मैं अपनी मेहनत के फल का आनंद लूंगा। अरे बाबा मुझे तो पैसों से बना घर ही चाहिए। मेरा दोस्त तो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। बेवकूफ ने पेड़ मांगा है। अब सुनिए बाबा जी, मुझे पैसों से बना घर चाहिए। तथास्तु। साधु बाबा के कहे अनुसार कालू और टुन्नू चिढ़ा अपने अपने घर जाकर खड़े हुए। टुन्नू घर जाकर देखता है कि घर के आंगन में एक सुंदर सा पौधा उगा था। फिर टुन्नू अपनी पत्नी राणो से कहता है, रानो देखो ये कितना सुंदर पौधा है, हम दोनों मिलकर इस पौधे की देखभाल करेंगे। यह पौधा हमें बहुत सारा पैसा देगा। क्या पैसे का पौधा? हाँ, साधु बाबा ने तो यही कहा है, हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। और इधर कालू के घर में कालू और उसकी पत्नी खुशी से नाच रहे होते हैं। उसका पूरा घर पैसों से बना हुआ था। वो घर सोना चांदी और पैसों से भरा हुआ था। मेरा दोस्त कितना बेवकूफ है ना, उसने पैसों का पेड़ मांगा, उसमें मिट्टी डालो पानी डालो तब कभी जाकर मैं बड़ा होगा, उसके बाद में पैसा देगा, और मैंने सीधा पैसों से बना घर ले लिया। सच में कालू जी, तुम्हारा दोस्त कितना बेवकूफ है। चलो आज हम बड़े से ढाबे में खाना खाएंगे, उसके बाद ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ गौरी, आज हम ऐसी ऐसी चीजें खरीदेंगे जिसे देखकर टुन्नू चिड़ा जल बुन जाएगा। कालू अमीरी का दिखावा करना शुरू करता है और बड़े बड़े ढाबे में खाना खाने लगे और अपना जीवन अय्याश में डुबा दिया। और इधर टुन्नू चिड़ा पौधे को बड़ा करने के लिए भरपूर मेहनत करने लगा। एक दिन रानो चिड़िया ने देखा कि पेड़ में बहुत सारे पैसे उगाए हैं। टुन्नू जी देखिए, पेड़ में कितने सारे पैसे उगाए हैं। हम लोग अपने हिसाब से पैसे खर्च करके बाकी पैसे गरीबों में बांट देंगे, जिससे गरीब पक्षी भी अच्छे से जी सके, और उनको पैसे देकर बोलेंगे कि वो पक्षी भी अच्छे से खाए। और पैसे अच्छी चीजों में लगाओ तब तो बहुत अच्छा होगा जी। टुन्नू और राणो अपने बचे हुए पैसे गरीबों को देने लगे, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। सभी पक्षी ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। एक दिन कालू और गौरी जैसे ही अपने घर से बाहर घूमने के लिए गए, तभी जंगली कौवे और जंगली चील चोरों ने उनका घर तोड़कर सारा सोना चांदी और सामान लेकर चले गए। और जब कालू और गौरी वापस आते हैं तो देखते हैं उनका सारा पैसा और सामान चोरी हो गया है। ये क्या, मेरा पैसों का घर कहाँ गया? हम तो बर्बाद हो गए। हमें इस तरह से बर्बाद किसने किया? ये क्या हुआ हमारे साथ? ये क्या हुआ हमारे साथ? उनका रोना सुनकर टुन्नू और राणो उनके पास आते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। उसके बाद टुन्नू उसको शांत करते हुए बोलता है, भाई कालू, ये सारा सामान कोई काम का नहीं है। यह पैसा आज नहीं तो कल खत्म होना ही था। तुम जिस तरह से पैसा उड़ा रहे थे वो ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाता। अब तुम क्या करोगे, यह बताओ, तुमने कुछ सोचा है? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। एक काम करो तुम, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, उससे तुम अपना घर ठीक कर लेना।